नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये आदिकाल के 2004 से लेकर 2022 तक के जो भी आदिकाल के प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। और ये वीडियो उन्हीं विशेष प्रश्नों पर आधारित है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो तीसरी वीडियो है और ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो या फिर कंटेंट अच्छा लगता है या मेरे बताने या समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या व्याख्या अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका है 61वां, ठीक है दोस्तों। 61वां प्रश्न क्या बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें दिख जाए अच्छे से। 61वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से युग्म असंगत युग्म का चयन करना है दोस्तों। में कौन सा युग्म जो है असंगत है? प्रथम कवि और प्रस्तुता, मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस राइटर ने कौन से कवि को पहला कवि बोला है? तो पहला ऑप्शन है पुष्पदंती को शिव सिंह सागर, शालिभद्र सूरी को रमा शंकर शुक्ल रसाल, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, जैसे कि आप जानते ही हैं। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? शालिभद्र सूरी। मतलब ये असंगत है क्योंकि शालिभद्र सूरी जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं, गणपति चंद्र गुप्त ने बोला है, ठीक है दोस्तों। गणपति चंद्र गुप्त ने बोला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन सबकी मैंने बहुत डिटेल आपको बताई हुई है, राम कुमार वर्मा इन लोगों की भी बताई हुई है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। मैं एक ही प्रश्न में कितने बार बताऊंगा कि अब्दुल रहमान ने क्या लिखा था, है ना। पहला धर्मेंद्र राज ग्रंथ लिखा है, स्वयंभू को तो पहले जैन अपभ्रंश का महाकाव्य लिखा है इन्होंने। पवनचर्यू उसकी 83 उसमें संधियाँ थी, 7 संधि उसमें त्रिभुवन ने जोड़ी। कितनी इन सभी राइटरों की मैंने हर रचनाओं को इस तरीके से बताया हुआ है कि आपको वो रट चुकी होंगी अगर आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं तो दोस्तों, या फिर मेरी आदिकाल की सीरीज देखते हुए चल रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को बार बार कितने बार रिपीट करूंगा वो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिकाल संबंधित उल्लेख के तथ्य इस प्रकार है। देवसेन कृत श्रावकाचार 933 की है ये, ठीक है। 933 को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है कहा है। अगला प्रश्न बनता है, आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य प्रवृत्ति नहीं मिलती है, नीचे दिए गए कूट में सही को चुनिए। तो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें 4 के 4 ऑप्शन दिख जाएं। तो क्या बोला? देवसेन का श्रावकाचार। अब बताइए 1 2 3 कौन सा इसका आंसर है? तो दोस्तों चलते हैं, आपने सोच ही लिया होगा वाक्य की तरफ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, देवसेन ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है, बिल्कुल माना है, 933 की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, बिल्कुल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने बोला दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बोला है दोस्तों, ये बोला है HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, तो ये होगी हमारे गलत। और चौथा क्या बोला? आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य प्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला था कि 150 वर्षों के इतिहास में कोई निर्दिष्ट काव्य प्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसीलिए उसने बोला था अनिर्दिष्टित काव्य प्रवृत्ति या अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग बोला था इसको, ठीक है। किसको? आदिकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारा 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, ठीक है। बोला सही का चयन करना था, 1 2 4 कौन सा? हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो क्या बोल रहा है, स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। अब देखो स्वयंभू के तो मैंने कितने आपको बता रखे हैं, 783 हैं ये, 783। राम कुमार वर्मा ने पहले बोला था इनको, है ना, 783 में इनको मान रखा था। पवनचर्यू, स्वयंभू छंद, रणय कुमार चर्यू, रिठेणी चर्यू। तो दोस्तों इनमें से बोल रहा है नीचे दिए गए कूट में सही का चयन कीजिए। अब बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इनका, क्या हो सकता है इनका? तो देखो पवनचर्यू इन्होंने लिखा था, स्वयंभू छंद लिखा है, रिठेणी चर्यू लिखा है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? डी, ठीक है दोस्तों। नाग कुमार चर्यू किसका है? कमेंट करके बताइए मुझे, नाग कुमार चर्यू किसका है दोस्तों? ये आपके लिए बन चुका है। अब आ रहा है सही। अच्छा, ये तो 64वां प्रश्न देखते हैं।
64वां प्रश्न देखो। अरे वाह भाई वाह भाई वाह, कितने बार बता दिया मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ना। तो 64वां प्रश्न देखते हैं, प्राकृत पेंगुलम से संबंधित तथ्य बताइए। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंद संकलित हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, बब्बर, जज्जल, श्रांगधर, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा, हमीर। इसमें संकलित 8 छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की है। प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से प्रख्यात इस ग्रंथ का संकलन 13वीं शती में लक्ष्मीधर ने किया था। ऑप्शन डी बोला, इसमें विद्याधर, श्रांगधर, जज्जल, बब्बर आदि के विभिन्न कवियों की रचनाएं मिलते हैं। तो मैंने ऐसी अभी बोल दिया था ना पहली वाली लाइन में, देखो पहली लाइन दूसरी में ये देखो, ये प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंद संकलित हैं। तो यही वो कवि हैं, विद्याधर, श्रांगधर, जज्जल, बब्बर कवि। अब बोल रहा है कि इसमें से दिए गए सही को चुनिए। क्या है सही में, देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। चलो छोटा कर लेता हूँ उसको मैं। अब बताइए दोस्तों, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 2 3 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है बताइए। इसका सही उत्तर होने वाला है आपका बी, क्योंकि देखो ये सही था, ये सही था और ये सही था। ये गलत क्यों है, ये पूरी लाइन सही है, लेकिन यहाँ पे अगर 13 की जगह 14 होता तो ये भी सही हो जाता और आंसर चले जाता उपयुक्त सभी, लेकिन वहाँ पे 14 की जगह 13 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 1 2 4 वाला एकदम सही हो जाएगा। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या है 65। अब देखिए, मैंने आपको एक दिन मैंने अभी वीडियो में 1 2 दिन, मतलब कि आदिकाल की वीडियो में मैंने चीज़ें बता रखी आपको। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 84 सिद्धों के अंतर्गत किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि 3 योगिना थी, 3 योगिनी। तो आप अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो ना, तो आप इसको ना आँख बंद करके कर रहे होंगे सही। और मैंने उसको 3 योगिनी को याद करने के लिए क्या बोला था, एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों, कमल। क्या बोली थी, कमल। अब कमल से देख लो भैया कौन कौन सा कमल से बन रहा है। देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, कपालपा नहीं बोला था, मैंने बोला था कनकलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा। लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा और कनकलापा। मतलब कौन नहीं, हमारा ए नहीं है, बी सी डी। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये प्रश्न क्या था, उल्लेखित नहीं किया है ना, तो इसका आंसर सीधे सीधे हम कर देंगे ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। अब दोस्तों, सब्रपा, सरहपा, सब्रपा, लुईपा, डोम्बिपा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए, लुईपा। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि लुईपा का जो जन्म हुआ है वो 700 कितने में हुआ है, 73 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितने में हुआ है, 773 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनके गुरु का नाम सब्रपा है, याद रखना। इनके गुरु हैं सब्रपा और सब्रपा के गुरु हैं सरहपा। ठीक है, ये देखो और ये देखो। ठीक है, डोम्बिपा, डोम्बिपा के गुरु हैं विरूपा। कौन है, विरूपा, याद रखना। 67वां प्रश्न बन रहा है। 67 क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है। बोला भक्ति मार्ग से, भक्ति जो आंदोलन हो उससे पहले अगर कोई भक्ति मार्ग बना है या फिर वो किसका था सबसे तगड़ा, बोल रहा है ये गोरखनाथ का बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। इसका उत्तर होने वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, 1907 में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का 1884 में, राहुल सांकृत्यायन का 1893 में। ठीक है, 1893 में। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन का कितना हुआ, 1893 में। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का जन्म क्या हो सकता है, मुझे भी फिलहाल आ नहीं रहा है याद वो। फिलहाल अगर ऐसे आएगा तो आप भी कमेंट कर देना यार, है ना। 3 का तो याद आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न क्या बोल रहा है, काव्य शास्त्र के प्रसिद्धि
कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य अभिनव गुप्त, ये देखो अभिनव गुप्त ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है न, काव्य शास्त्र में है, और ये 10वीं के हैं। ठीक है दोस्तों, 10वीं सदी के हैं ये। अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है कि उन्होंने किसकी करी हुई है? मत्स्येंद्र नाथ की, गोरखनाथ की। सबसे ज़्यादा डाउट हमें इन दोनों में ही लगेगा, है ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मत्स्येंद्र नाथ। किसकी ऊपर करी है? मत्स्येंद्र नाथ की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न क्या बोल रहा है? नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार है। नाथ से, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले हैं। नाथ कहाँ से निकले हैं? सिद्धों की परंपरा से ही निकले हैं। 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। अगला पॉइंट बोल रहा है नाथों ने देश के पश्चिमी भाग विशेषतर राजपुताना और पंजाब को अपना प्रचार क्षेत्र चुना था। अब बोला काफिर बोध नाम ग्रंथ, इन काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है दोस्तों। अब बोल रहे हैं इन पर सिद्धों के पंचमकार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है। अब बोला है सही को चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो व्याख्या बताता हूँ। देखो ये पहली लाइन बिल्कुल सही थी, नाथों का पश्चिमी, ये भी बिल्कुल सही थी। काफिर बोध में ग्रंथ में इन सभी संप्रदाय इसी संप्रदाय से जिसमें पूजा तीर्थाटन साथ हज नमाज का भी उल्लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, अब देखो ये चौथी लाइन बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि देखो इन पर सिद्धों के पंचमकार के चलते ही तो नाथों ने सिद्धों से अपनी कैटेगरी को अलग कर दिया था। पंचमकार बहुत बुरी चीज़ लगती थी इनको, है ना। उसमें क्या हुआ था कि महिला की स्थिति भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो जाति पाति का विरोध आदि का प्रभाव मिलता है तो नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब, बोला पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से, सिद्धनाथ दोनों से। ठीक है, किससे? ये 1 मिनट रुको। तो दोस्तों भाई आ गया था कुछ एक काम के लिए। तो ये बोल रहा है प्रश्न 71वां, बालनाथ का टीला। ठीक है, बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है? अरे नहीं, 1 मिनट, पहला प्रश्न ये था मेरा, ये वाला प्रश्न हमारा पूरा कहाँ हुआ है? 70वां बोल रहा है पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या सिद्धनाथ दोनों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? नाथों से। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी हिस्से में तो नाथ रहते थे, पूर्वी हिस्से में कौन रहते थे? सिद्ध रहते थे। अगली तरफ पे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या? बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है? संदेश रासक, चंदायन, मृगावती, पद्मावत। तो बालनाथ का टीला का उल्लेख किस में हुआ है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूँ, पद्मावत में हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो किस में हुआ बालनाथ का टीले का? तो आप याद रखिए पद्मावत में 1540 की रचना है दोस्तों, जायसी की है। जायसी का जन्म को हुआ है 1492 में हुआ है। मधुमालती ने क्या लिखा है? चंदायन ने लिखा है। ठीक है, संदेश राजा किसकी है? अब्दुल रहमान की है। मृगावती किसकी है? कुतुबुन की है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 72वां प्रश्न। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया है। अब चौथा बोला है इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोही ब्रह्मांडे। नाथ संप्रदाय की प्रमुख विशेषता बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए। अब बताइए इसका क्या हो सकता है उत्तर? सही का बताना है, ये जरूर पढ़ें सही। तो दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। देखो गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला था, बिल्कुल सही बात है। गोरख ने पतंजलि की उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था, बिल्कुल सही बात है। इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया, बिल्कुल गलत बात। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोही ब्रह्मांडे, बिल्कुल सही बात। 1 2 4 कौन सा बन रहा हमारा? 20 का राइट आंसर हो गया। 1 2
4। ठीक है दोस्तों, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो की टाइमिंग देख लेते हैं हम, अभी हमारे पास टाइम है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, 73 बोल रहा है, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा है? जैन आचार्य मेरुतुंग, शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, सुमति गणी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, क्योंकि बाहुबली वहीं पे आ गया और शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखी है। पहली जैन रास काव्य परंपरा, जो कि जैन रास काव्य परंपरा से हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? शालिभद्र सूरि को जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास कब लिखी गई थी? 1184 में लिखी गई थी, जरा सा याद रखेंगे इस चीज़ को। और शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि किसने बोला है? गणपति चंद्रगुप्त ने बोला है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। ठीक है, जैनाचार्य मेरुतुंग, सुमति गणी ने क्या लिखा है दोस्तों? नेमिनाथ रास 1213 में 58 छंदों की रचना थी। जैनाचार्य मेरुतुंग ने क्या लिखा है? इन्होंने क्या लिखा था? वर्ण ज्योतिषर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है इनकी है, जो जैनाचार्य मेरुतुंगी की 1361 संवत की ऐसी कुछ इनकी रचना है। जैनाचार्य मेरुतुंगी की प्रबंध चिंतामणि लिखी है, वो प्रबंध चिंतामणि है, जैनाचार्य मेरुतुंगी की है। ठीक है, पुष्पदंत ने तो 63 महापुरुष लिखी है, जो सबसे प्रसिद्ध है इनकी। ठीक है, 74 किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं? बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। किस साहित्य सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं? सिद्ध में, नाथ में, जैन में, रासों में? तो दोस्तों बताइए, इसमें बच्चे रासों में जा सकते हैं, लेकिन रासों क्या गलत है, मैं पहले बता रहा हूँ। चरित काव्य, सर्वाधिक चरित काव्य किसमें लिखे हैं? जैन साहित्य में लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे हैं। और जैन साहित्य की सर्वसे प्रिय अगर कोई शैली है ना, वो रास शैली है। ठीक है, रास शैली। अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट है, असंगत बताइए बोल रहा है। असंगत, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र, सोमप्रभ, सूरि आदि जैन कवि हैं। ऑप्शन बी क्या बोला? हिंदी में रचित प्रथम रास काव्य, हिंदी में रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। देखो अब भी ये वाली लाइन ऊपर बता के आया हूँ, हिंदी में रचित, मतलब कि जैन रास काव्य परंपरा को हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता था? शालिभद्र सूरि को। और भरतेश्वर बाहुबली रास वो रचना थी। जैनों ने अपने मुक्तक काव्य में जैन साधकों की कविता का वर्णन किया है। जैन कवियों ने अपने मत के प्रचार के लिए हिंदू कथाओं का भी प्रयोग किया है। असंगत बताना है हमें इसमें, है ना। तो दोस्तों इसमें देखेंगे असंगत क्या बोल रहा है, इधर देखते हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र, सोमप्रभ, सूरि आदि जैन कवि हैं। हिंदी में रचित प्रथम रास काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास है। अच्छा, जैनों ने अपने मुक्तक काव्य में जैन साधकों की कथाओं का वर्णन किया है। जैन कवियों ने अपने मत का प्रचार के लिए हिंदू कथाओं का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या जा रहा है आपका? जैनों ने अपने मुक्तक काव्य में जैन साधकों की कथाओं का वर्णन किया है। तो मुक्तक काव्य में नहीं बोल सकते हैं हम दोस्तों, जैनों ने अपने चरित्र काव्य में, जैनों ने अपने चरित्र काव्य में या फिर अपने काव्य में बोल सकते हैं कि किसका उल्लेख किया था? जैन साधकों की कथाओं का। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो उनके होते थे, चरित्र काव्य नहीं थे वो। तो उसका सही उत्तर क्या है? आंसर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न देखो होते हैं। 76वां प्रश्न क्या बोल रहा है? सुमेर युग्म, सही युग्म का चयन करेंगे। जसर, चर्यू, चर्यापद, डोम्बी गीतिका, श्रुति, ये। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जसहर चर्यू लिखा किसने है। ठीक है, जसहर चर्यू किसका है, हमें ये पता होना चाहिए। चर्यापद किसने लिखी, हमें ये पता होना चाहिए, है ना। चर्यापद, अगर मुझे बताइए कि चर्यापद नाथ की थी, बिल्कुल भी नहीं थी ये तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है, ये कट हो गया, यहाँ पे 2 है, ये कट हो गया, बचा 1 और ये। ठीक है, अब देखो डोम्बी गीतिका सिद्ध की थी, बिल्कुल 3 भी सही है हमारा। अब देखो 3 यहाँ पे भी मिलेगा हमें, 3 यहाँ पे भी मिलेगा। श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य की, और जसर चर्यू जैन साहित्य का बिल्कुल है, ए भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्षेत्र का क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति पंचमी कथा किसकी? जैन साहित्य की है। तो दोस्तों 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बंदा 77वें प्रश्न की तरफ। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है।
हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रवरदाय को कहा जा सकता है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या? मिश्र बंधु। 78वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विचार प्रकट किया हुआ है? दोस्तों किसके संबंध में कहा था? तो ये किसी के भी काम का नहीं है, बोले इतिहास के भी काम का नहीं है और ना ही साहित्य के काम का। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, जयचंद प्रकाश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर होने वाला पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा था ये। अगला प्रश्न आ रहा है 79 का। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ से है? विग्रह राज चतुर्थ से है। बीसल देव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, रणमल छंद। बताइए दोस्तों। 128 छंद है उसमें। लो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। 128 1155 की है रचना, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीसल देव रासो। अगला है, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के लिए लिखा था? रणमल छंद, जयचंद प्रकाश, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है बीसल देव रासो, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, अपना इधर देख लेते हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवध भाषा में की है, यहाँ अवध का अर्थ है। अवध का अर्थ क्या है देख लेते हैं हम। अवध का अर्थ क्या बोल रहा है ये? डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, मैथिली युक्त ब्रज भाषा, मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा, ठीक है दोस्तों। अवहट का मतलब क्या था? मैथिली से युक्त, विकसित और अपभ्रंश भाषा, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अपभ्रंश में 4 ग्रंथ आते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पता का, हमीर रासो, विजयपाल रासो, क्या है? विजयपाल रासो ही होती है शायद। अगला प्रश्न है, असंगत कथन का चयन करें, ठीक है दोस्तों। असंगत कथन देखते हैं हम। तो असंगत कथन क्या है? पृथ्वी चंद कृत मात्र का प्रथमा अक्षर दोहरा प्रथम बावनी काव्य है। कवि बांकीदास ने कुकवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया था। हिंदी में दोहा चौपाई छंद भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूरी ने किया था। जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात है। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि असंगत कथन का चयन करना। तो इसका तो असंगत हमें शुरू में ही पता चल गया। क्या है दोस्तों उसका असंगत? सी। हिंदी में दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद ना 10वीं सदी में इसने हरिभद्र सूरी ने नहीं किया था, भुआल ने किया था। भुआल ने किया था। दो पृथ्वी चंद्रकृत मात्रक प्रथमा अक्षर दोहरा प्रथम बावनी काव्य, याद रखना पृथ्वी चंद्र का प्रथम मात्र अक्षरा। कवि राजा बांकीदास ने कुकवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किया, ये भी बात सत्य है। जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो बनते हैं 83वें प्रश्न की तरफ। अब क्या बोला 83 प्रश्न में? आदि काल की काव्य रचनाओं के संबंध असंगत विकल्प का चयन करें दोस्तों। हेमचंद्र ने प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं। दोहा, पदड़िया, गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। पवनचरियों 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग का जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है। तो दोस्तों क्या बोला? आदिकालीन काव्य रचनाओं के असंगत विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है। हेमचंद्र का प्राकृत पैंगलम, अच्छा ये बताइए क्या हेमचंद्र का प्राकृत पैंगलम है? हेमचंद्र के प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं। क्या इसमें हेमचंद्र का है प्राकृत पैंगलम? बिल्कुल भी नहीं है। 14वीं सदी का है, लक्ष्मीधर का है। किसका है? लक्ष्मीधर का। तो हमें वहीं पे पता चल गया। बाकी ये 3 फैक्ट क्या हमारे, ये देखो ये हमारा गलत हो गया ना, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, लेकिन हमें असंगत चुनना था, इसलिए हमारा ए आंसर का राइट आंसर हो जाता। दोहा, पदड़िया, गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है, बिल्कुल है। पौम चरियों 5 कांड 83 संधि वाला महाकाव्य, देखो ये स्वयंभू ने 83 करी थी और 7 त्रिभुवन ने जोड़ी थी, उसमें लास्ट में 90 भी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की क्या बोला? हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई
वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वदा सूखी नहीं पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? चतुर्थ प्रकरण में कहा है। चतुर्थ प्रकरण में देखो एक चावल वाला फैक्ट भी आया है कि जैसे बड़े लोग ही चावल खाने योग्य माने जाते हैं, इस तरीके से एक फैक्ट है, वो भी प्रकरण 4 में ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, दी गई व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। इस वाली वीडियो में तो मैंने यकीनन व्याख्या बिल्कुल कम की थी, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को पहले भी बहुत ज़्यादा व्याख्या इनकी कर चुका हूँ दोस्तों। मैं बार बार वही बात बताऊँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो भी देखिए, आप अपना आकलन करिए, आपने जो अपना यूनिट पढ़ा है आदिकाल में वो आप कितना सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत करें तो मेरे यकीन मानिए आप वापस जाइए और अपने टॉपिक को दोबारा से पढ़ के आइए, है ना, और फिर जाके फिर से प्रैक्टिस सेट करिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।